अंता की हार, अंदरूनी वार। अंता उपचुनाव में बीजेपी की हार क्या अंदरूनी खींचतान का नतीजा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने जेपी नड्डा को एक लेटर लिखकर चुनाव मैनेजमेंट सहित कई मुद्दों की जानकारी दी और अपनी नाराजगी जताई। अंता उपचुनाव में हार के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पार्टी ने जिन 40 नेताओं को प्रचार की जिम्मेदारी दी थी, उनमें से आधे से ज्यादा नेता प्रचार के लिए नहीं पहुंचे। अब इस मामले पर कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बीजेपी के अंदरूनी खींचतान का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। इधर अंता से तीसरे स्थान पर रहे नरेश मीणा ने कांग्रेस पर धनबल के आरोप लगाए। आज चर्चा इसी पर, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। अंता उपचुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी में मंथन शुरू हो गया है, लेकिन इसके साथ सियासी बयानबाजी भी होने लगी है। छबड़ा सीट से बीजेपी के विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने चुनाव मैनेजमेंट और अंदरूनी खींचतान का जिक्र किया है। मुझे किन कारणों से दूर रखा गया वो मेरे समझ से परे था, इसलिए मेरे मन में पीड़ा थी। मेरे जो समर्थक थे उनमें पीड़ा थी, मेरे क्षेत्र में लोगों को दुख था कि भाई सबको क्यों नहीं इसमें स्टार प्रचारों की सूची में डाला गया। इधर कांग्रेस का कहना है कि पूरे प्रदेश में भाजपा कई धड़ों में बटी हुई है, जिसके चलते जनता को नुकसान उठाना पड़ता है। खुद की पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन पा रहा है, लगभग 2 साल हो गए। वो तो बना नहीं पा रहे हैं, तो फूट किसमें है, उनमें है या हमारे पार्टी में है? ऐसा नहीं है कि अंता पर सियासत बंद हो गई है। अंता से तीसरे स्थान पर रहे निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने आरोप लगाया है कि अंता की जनता ने इस चुनाव में मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन धनबल के आगे हम चुनाव हार गए। नरेश मीणा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रत्याशी ने 150 करोड़ रुपए बांटे, इसी वजह से चुनाव हारे। 150 करोड़ रुपए, एक 8,000 से लेके 20,000 रुपए तक बांटा गया और जिसके कारण से हमने चुनाव लूज किया। अगर हम लोग 10,000 वोट भी उधर से हमारा आ जाता तो शायद हम चुनाव जीत जाते। अंता के नतीजे से प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी में भी बयानबाजी देखने को मिल रही है। इसका आगे की सियासत पर क्या असर होगा, इसको लेकर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। आज की फाइट में चर्चा इसी मुद्दे पर। तो अंता की हार क्या अंदरूनी वार, यही समझने की कोशिश आज चर्चा में रहेगी और इसमें कई खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जिनसे खास सवाल होंगे। तो आज की फाइट में वो सवाल जान लीजिए जिसके इर्द गिर्द पूरी चर्चा चलने वाली है। तो पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर है और पहला सवाल बहुत महत्वपूर्ण अंता को लेकर कि अंता की हार बीजेपी में अंदरूनी वार, क्या बीजेपी में अंदरूनी कलह की वजह से अंता में हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा है? ये सवाल पूछेंगे चूंकि एक लेटर वायरल और इस लेटर के बाद यहां पर सियासी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं। और दूसरा सवाल अब आपके लिए, देखिए दूसरा सवाल क्या कहता है, अंता में हार कौन कौन से किरदार, क्योंकि कई किरदार हैं। एक आरोप बीजेपी की तरफ से तो दूसरा आरोप कांग्रेस की तरफ से आ जाता है और नरेश मीणा भी चुप नहीं बैठे हैं। वो तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार जीत गया, ईमानदारी हार गई, तो धनबल वर्सेस जनबल की लड़ाई। तीसरा सवाल उसी पर है। नतीजों के बाद भूचाल आ गया है सियासत में राजस्थान के, और धनबल का कितना कमाल रहा, धनबल के आरोपों में कितना दम है, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है, तारुफ करा दूं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर, स्वागत आपका। कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखने के लिए तेज-तरार प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेंद्र आर्य, बहुत स्वागत आपका। इसके साथ साथ डॉक्टर मिथिलेश जामिनी, वरिष्ठ पत्रकार हैं जो राजस्थान की सियासत की नब्ज को बेहतर तरीके से समझते हैं। डॉक्टर वरुण पुरोहित है, राजनीतिक विश्लेषक, वो हमें बताएंगे कि आखिरकार ये जो आरोप प्रत्यारोप पिछले 14 नवंबर से लगातार चल रहे हैं, आखिर यार ये ब्लेम गेम कब जाके रुकेगा और इसमें कितनी सच्चाई। बहुत स्वागत सभी खास मेहमानों का। सबसे पहले मैं बीजेपी का ही रुख करती हूँ, शैलेंद्र जी, क्या ऑल इज नॉट वेल है बीजेपी के अंदर? मनोराज जी, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, कोई अंदरूनी खींचतान नहीं है। आप देखिए एक चुनाव है, चुनाव में हार जीत होती रहती है। कहीं ना कहीं कोई चुनाव प्रबंधन में या वहां पे जनता को हम समझाने में या संवाद करने में कहीं विफल रहे, निश्चित तौर पर उसका विश्लेषण होगा, समीक्षा होगी और हार के कारणों को जानने की कोशिश की जाएगी। और लगातार जो माननीय भजनलाल सरकार का विकास का एजेंडा है, वो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, वो लगातार सतत चलती रहेगी, चाहे वो किसान वर्ग के लिए हो, युवा वर्ग के लिए हो, महिला वर्ग के लिए हो या गरीब वंचित लोगों के लिए हो। वो उसमें कोई
किंतु परंतु नहीं है, वो सतत रूप से हर वर्ग को मिलती रहेगी। जैसा हमने वादा किया था राजस्थान की जनता से युवाओं को रोजगार देने का, तो रोजगार आप देख रहे हैं 1 लाख के करीब हमने सरकारी नियुक्तियां दे दी हैं युवाओं को। 1.5 लाख भर्ती प्रक्रियाधीन है अभी, उसमें सब युवा लगे हुए, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। जो हमने वादा किया था उनके भविष्य को सुरक्षित रखने का, महिलाओं को सुरक्षा दी जा रही है। किस तरह से कानून व्यवस्था जो चौपट हो चुकी थी उसको हमने पटरी पर लाने का काम किया है। 19.30%। सवाल इसी बात का है ना, संगठन आपका मजबूत आप कहते हैं, कई बार आपने चुनाव प्रचार में भी धार देती आप कहते हैं, तो आप कहते हैं कामकाज हमारा टिप टॉप, 1.5 साल वर्सेस 5 साल का ये मामला था, तो फिर आखिरकार जनता ने क्यों नकार दिया? सवाल यही है कि क्या फिर ये नतीजे अंदरूनी कलह की वजह रहे जिस पर आप नजर नहीं देख पाए, नजर नहीं दे पाए? बिल्कुल नहीं, कोई अंदरूनी कलह नहीं थी। आपने देखा हमारे सारे वरिष्ठ नेता एक मंच पर थे और किस तरह से रोड शो हुआ। उसमें जो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी नहीं, उन्होंने अपना पूरा वहां प्रचार किया, कार्यकर्ताओं से संवाद किया। किस तरह से माननीय भजनलाल जी ये सियासी आरोप होते तो सर जब जरूरत पड़ी जिसमें वरिष्ठ नेताओं को, ये तो आप ही के विधायक है प्रताप सिंह सिंघवी, 7 बार के एमएलए हैं, उनका पत्र कह रहा है। अच्छी बात है मनोराज जी, अगर किसी हमारे ये तो मालूम है आपको कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो कोई अपनी बात रखना चाहते हैं तो वो पूरी तरह से स्वतंत्र है और एक आंतरिक लोकतंत्र है भारतीय जनता पार्टी में। आपने देखा किस तरह से। ठीक है शैलेंद्र गुर्जर जी, प्रताप सिंह सिंघवी खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनका ये पत्र अब मीडिया में सामने आ गया है। सिंघवी साहब, बहुत स्वागत आपका। आप विधानसभा राजस्थान के दूसरे वरिष्ठ विधायक हैं और आपने जो पत्र जारी किया है, अगर पहले चुनाव से जारी करते, नतीजों से पहले जारी करते, तो फिर प्रभावित नहीं होते नतीजे? बाद में करने से क्या फायदा हुआ? नहीं मैम, मुझे लगा कि भाई वो मेरे को थोड़ा ह्यूमिलेशन महसूस हुआ कि भाई मेरे डिस्ट्रिक्ट में चुनाव है और मुझे किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। तो मैंने वो पार्टी को इन्फॉर्म किया था। अब ये जो भी वो पार्टी ने जो भी डिसीजन लिया उस राखों पर। तो कोई रिवर्ट आया नड्डा साहब की तरफ से? नहीं, अभी तो मैंने पत्र लिखा, वहां तक पहुंचेगा, उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता अभी तक तो मेरे ख्याल से पहुंचा ही नहीं होगा। हाँ, तो सिंघवी साहब, लेकिन आपने अपने पत्र में यह भी बताया है कि आपने अपनी पीड़ा को मदन राठौर के सामने भी रखा था, उनको अवगत कराया था। हाँ, मैंने उनको बता दिया था, फोन पे बता दिया था मैंने कसम। वो तो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो सारी जिम्मेदारी उन पर है। तो क्या आपके जो शिकायत थी उसको दूर नहीं किया गया, सुना नहीं गया? नहीं, मैंने उनको कहा कि सब इस तरह मेरे को वो स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं लिया वो है। फिर बाद में मेरे को वो उसमें कमेटी में मेंबर बनाया था पहले, उसके बाद मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी तो मैं गया नहीं। आपने बताया कि 2 जूनियर आपसे विधायक थे, उनको प्रचारक की लिस्ट में शामिल किया गया, उनको मंच दिया गया, लेकिन आपको नजरअंदाज किया गया। अंदरूनी कलह आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जिम्मेदार नहीं? मेरा वो दोनों जूनियर विधायक हैं मेरे छोटे भाई की तरह, उनसे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उनको कोई भी जिम्मेदारी मिले मुझे कोई खुशी होगी। पर मैं भी उसी डिस्ट्रिक्ट का एमएलए हूँ, 7वीं बार एमएलए हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा लगा कि मुझे क्यों इग्नोर किया जा रहा है, इसलिए मैंने पत्र लिखा था। आप कह रहे सिंघवी साहब की सच्चे सिपाही हैं, आपके पिता ने भी यहाँ से चुनाव लड़ा है, उसके बाद फिर आपने चुनाव लड़ा, तो आप ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं सच्चे सिपाही कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया, इस वजह से ये अंता का हाल हुआ है? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता किस वजह से हुआ, पर मुझे तो खुद को मेरे को ऐसा लगा कि भाई मुझे अवॉइड किया जा रहा है, इसलिए मैंने इन्फॉर्मेशन बतौर नड्डा साहब को लेटर लिखा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप सिंह सिंघवी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ लगातार बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ रहे हैं, वो भी अपनी बात रख रहे थे। सर, आपने सुन लिया यहाँ पर, अब आप क्या कहना चाहेंगे शैलेंद्र जी? वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मतलब हमारे जैसे लोग जो इतने पुराने कार्यकर्ता थे, 7 बार के एमएलए थे, उनको नजरअंदाज किया गया, और मैंने ये बात मदन राठौर जी को भी बताई। देखिए मनोराज जी, कहीं प्रताप सिंघवी जी हमारे सम्मानीय विधायक हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहीं भी नहीं ये बात कही कि किस अंदरूनी कलह थी या किस वजह से। उन्होंने कहा कि मेरे मन में ये भाव आया, मैंने वो चिट्ठी लिख दी, और वो आज भी कह रहे हैं जो पार्टी का निर्णय है वो सर्वोच्च है। 40 प्रचारकों की लिस्ट थी, इसमें आधे नेता तो पहुंचे ही नहीं ना ग्राउंड पर प्रचार करने के लिए। देखिए, ये
लिस्ट बनती है उसमें किसको कब जिम्मेदारी देनी है, खुद सिंघवी साहब ने भी आपके चैनल के माध्यम से क्या है कि किस कार्यकर्ता को कहां लगाना है, किस वरिष्ठ नेता को लगाना है, किस जनप्रतिनिधि को कहां लगाना है, यह पार्टी का डिसीजन होता है। तो इसमें उन्होंने खुद ने कहा है पार्टी का जो डिसीजन होता है उसको सर बीजेपी अपने आप को कार्यकर्ताओं कार्यकर्ताओं की रीढ़, बीजेपी कहती है ना कि कार्यकर्ताओं की रीढ़ वाली पार्टी है ये, हम हर चीज को एड्रेस करते हैं। तो सवाल यही है कि अंत में क्या ये सब कुछ नजरअंदाज हो गया, ये अंदरूनी कलह हावी हो गई? क्योंकि अमूमन सर ऐसा देखने को नहीं मिलता ना कि सत्ताधारी दल ही उपचुनाव हार जाए, ये बहुत रेयर होता है। आपका वो इलाका था, आपका वो गढ़ था। देखिए मैं आऊंगी राजीव जी उसके बाद आपके पास। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले राजस्थान में उपचुनाव हुए थे, 7 उपचुनाव हुए जिसमें 5 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी, कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी। और आप देखिए कि आप 8वां चुनाव था, तो हार जीत लगी रहती है, लेकिन हाँ निश्चित तौर पर क्या कारण रहे इस पर बिल्कुल निश्चित तौर पर विश्लेषण होगा, संश्लेषण होगा, और जो भी कमियां हैं, जो भी संवाद है, कार्यकर्ताओं के नहीं पहुंच पाए या कोई विकास के कार्य वहां रुक गए या नहीं हो पाए, कई विकास के कार्य वहां शुरू कराए, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है वो वहां तक धरातल तक पहुंच गई। माननीय भजनलाल जी चैलेंज ये देखिए, लेटर जारी हो चुका है प्रताप सिंह सिंघवी की तरफ से, कोई छोटे मोटे विधायक नहीं है, सीनियर विधायक है, लेकिन रिएक्शन एक बार भी बीजेपी की तरफ से अब तक नहीं आया है। चलिए उम्मीद करते हैं कि क्या कुछ होगा, क्योंकि ऑपरेशन करने की सर्जरी करने के बाद मदन राठौर पहले ही कह चुके थे जब अंता का रिजल्ट आया था। राजेंद्र आर्य जी, ये जो तस्वीर सामने निकल कर आई है पत्र, इसको लेकर आपका क्या रिएक्शन है? क्योंकि यहाँ पर तो सीधे सीधे इनके बड़े नेताओं की तरफ से कहा जा रहा था कि मोहपाल सुमन को जिताइए, ट्रिपल इंजन की सरकार मिल जाएगी, एमपी पहले से ही है, एमएलए करा दीजिए, सरकार तो बैठी हुई है। देखिए मनोराज जी, जहां तक भाजपा की बात है तो भाजपा पे में अंदरूनी कलह पूरी तरीके से चरम पर है, और ये गुटबाजियां राजस्थान के अंदर आपको पता है यहाँ कितने गुट बने हुए हैं, और खासकर हाड़ौती अंचल में 2 बड़े नेताओं की अदावत चरम पर थी, चाहे ओम बिरला जी की बात हो चाहे वसुंधरा जी की बात हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो प्रताप सिंह सिंघवी जी का जो परिवार है, इनके पिताजी प्रेम सिंह सिंघवी 1967 से लेकर 77 तक रहे, और भाजपा के पहले जो मुख्यमंत्री बने भैरव सिंह जी शेखावत, प्रेम सिंह जी ने अपनी सीट खाली की थी, और उसके बाद में प्रताप सिंह सिंघवी 7 बार विधायक बने। तो आज आप सोचिए कि भाजपा के अंदर वरिष्ठता का कितना सम्मान किया जाता है, कितना मतलब अनुभव का या वरिष्ठता का सम्मान किया जाता है। उन्होंने कहा कि भाई वहां पे आप मुख्यमंत्री जी आए, विजय संकल्प यात्रा निकाल रहे, हालांकि जीत से पहले विजय संकल्प यात्रा, मतलब इनका देखो मतलब हद हो गई कि वसुंधरा जी, पहली बात तो मुख्यमंत्री बहुत लेट पहुंचे, वसुंधरा जी भी जिसको चाहते थे उसको इन्होंने टिकट नहीं दिया, तो ये शुरुआत से ही ये पूरा का पूरा खेल इनका बिगड़ा हुआ था। तो जब इन्होंने कहा कि भाई मेरे से जूनियर विधायक थे, उनके आपने पोस्टर और होर्डिंग पे फोटो लगाए, और तो और सबसे बड़ी मूर्खता की बात क्या हुई कि हाड़ौती से ही हमारे जो 12 जिले के 2 कैबिनेट मंत्री हैं, एक तो मदन दिलावर जी जो कि शिक्षा और पंचायती राज मंत्री है, वो भी 12 जिले से ही मूल निवासी है। मुझे आपत्ति है शब्द पर, सुन लीजिए, मुझे आपत्ति है शब्द पर, इनके शब्दों को ये वापस लें, मेरे को आपत्ति है। ये कांग्रेस का ही कल्चर हो सकता है जहां गाली गलौज करता है एक वरिष्ठ नेता अपने ही साथियों के साथ। को चुप कराएंगे नहीं, ऐसे पहले आपने जो शब्द का मैं कह रहा हूं तो सुनो ना, उस शब्द को वापस लीजिए। मनोराज जी, मेरा इनके मंत्री ने, ऑब्जेक्शन इनके अध्यक्ष ने कहा कि जिन मंत्रियों को रखी है, जो शब्द का इस्तेमाल किया है उसको ये वापस लें। ये कांग्रेस का ही कल्चर है कि मनोराज जी ये मूर्खता नहीं है क्या? दूसरे नेता कैबिनेट मंत्री, जिले के कैबिनेट मंत्री दो, चाहे हीरालाल नागर हो चाहे मदन दिलावर हो, उनको आपने क्यों बाहर रखा भाई? क्यों बाहर रखा मदन दिलावर जी को? क्यों हीरालाल नागर को बाहर रखा? आपने उसी दिन ये तय कर लिया था कि आपको अपने नेता पे भरोसा नहीं है, आपको अपने कैबिनेट मंत्रियों पर भरोसा नहीं है, तो फिर आपने उनको मंत्री क्यों बना रखा है? और इनके अध्यक्ष कहते हैं कि लायक होते तो हमने भेज देते प्रचार के अंदर, उन्होंने इनको लायक ही नहीं समझा। अपमानित करते हैं किन शब्दों का ये इस्तेमाल बड़ी चिट्ठी है, ये चिट्ठी है, ये मेरी चिट्ठी है प्रताप सिंह सिंघवी की चिट्ठी है, ये प्रताप सिंह सिंघवी की चिट्ठी है। उन्होंने कहा कि मेरा अपमान हुआ है, आज इस अपमान का, आज उस अपमान के ऊपर बोलिए ना। हमारे नेताओं के लिए, हमारी रणनीति आपके के लिए, नेताओं के लिए आपके अध्यक्ष ने कहा कि वो मंत्री लायक नहीं थे, आपके अध्यक्ष ने कहा कि वो मंत्री लायक नहीं थे।
अगर लायक होते तो हम प्रचार में कांग्रेस भेजते। की संस्कृति आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि अगर लायक होते उनके लायक काम होता तो भेजते प्रचार में। इसका मतलब उन्होंने लायक नहीं समझा करना आला कमान से, ये उनको लायक नहीं समझा। दो मंत्रियों को प्रचार में नहीं उतारा गया जो कि 12 जिले के थे। 12 जिले के मंत्रियों को प्रचार में नहीं उतारा। इनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं उनके लायक काम होता तो उतारते। इसका मतलब वो लायक नहीं थे। हमारी पार्टी इसका मतलब वो लायक नहीं थे। इसका मतलब वो लायक नहीं थे। कहां भेजना है, किसको क्या जिम्मेदारी कमाल देनी करते है? हो। आपके अध्यक्ष कह रहे हैं शब्द कि हमने वापस मंत्रियों लें। को नहीं लगाया मनोज क्योंकि वो जी, लायक नहीं थे। शब्द वापस लें, मेरी घोर आपत्ति है। मैं कह रहा हूं कांग्रेस आपके पार्टी अध्यक्ष ओछी ने राजनीति कहा करती है, कि अगर ओछे उनके लायक शब्दों का काम होता इस्तेमाल करती तो हम है। उनसे प्रचार हजारों करवाते। शब्दों इसका का मतलब इस्तेमाल इनके करती अध्यक्ष है। ही नहीं सड़क समझते छाप उन शब्दों का मंत्रियों को इस्तेमाल करती कि है। वो लायक थे जिस कि तरह नहीं से थे। इनके आपने उनसे वरिष्ठ प्रचार क्यों नहीं नेता करवाया? अपने ही नेता को गालियां आपने देते हैं। अपने 2 वो कैबिनेट टिप्पणियां मंत्रियों से करते हैं। जो 12 जिले के अरे थे, राजेंद्र जी उनसे चैलेंज जी, आप प्रताप दोनों सिंह वरिष्ठ नेता आपने हैं। प्रताप सिंह राजेंद्र जी चैलेंज जी, आप दोनों वरिष्ठ नेता हैं, आप दोनों वरिष्ठ नेता हैं। अगर तेज आवाज में बात करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप अपना पॉइंट प्रूव कर पा रहे हैं। नहीं, अपने समर्थकों तक अगर बात पहुंचानी है तो सर आराम से संयम लहजे के साथ बात रखिए, बेहतर होगा, बेहतर होगा। लेकिन दिलचस्प ये है कि अभी तक कांग्रेस पर गुटबाजी के आरोप लगते थे, अब वही आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं। मिथिलेश जैमिनी को मैं लाना चाहूंगी। मिथिलेश जैमिनी जी, ये जो स्थिति है, इस वक्त जो पत्र वायरल हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई अंदरूनी कलह बीजेपी पर है और यही वजह रही कि अंता की सीट हाथ से निकल गई? देखिए मनोराज जी, 100% ये लग रहा है कि बीजेपी कांग्रेस की राहों पर है। इस अंता के चुनाव ने इस पर मोहर लगा दी है। जो वसुंधरा राजे जी के कलेजे की कोर, मैं कहूंगा सबसे लाडला विधायक था प्रताप सिंह सिंघवी, बल्लू भाई, उस बल्लू भाई को नहीं बुलाया गया। ये साधारण बात नहीं है। हीरालाल नागर की और मदन दिलावर की बात तो समझ में आती है। दूसरा इंपॉर्टेंट, इनके इलेक्शन मैनेजमेंट में एक बात उठी जो नरेश मीणा ने भी कही कि कहीं बीजेपी कांग्रेस मिली हुई तो नहीं थी। उर्मिला जैन भाया को जिला प्रमुख बनाने में एक बीजेपी के जिला पार्षद सदस्य ने मदद की। वो किसका आदमी था? चर्चा ये भी है। चर्चा ये भी है कि धाकड़ों के वोट, 15,000 वोट जो बीजेपी के कोर वोट हैं, जो बीजेपी की हाड़ोती में राजनीति को टिका के रखते हैं, इन्होंने अखिल भारतीय धाकड़ महासभा के नरेंद्र नागर, उनको बुला लिया, तुलसीराम वर्मा को बुला लिया, जिनके वोट हैं। राजस्थान धाकड़ महासभा, उसको नहीं बुलाया गया। ये बीजेपी की अलर्टनेस, ये बीजेपी का तामझाम, ये बड़ा चौंकाने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने ओटाराम देवासी, जिनके वोट नहीं, उनको बुला रखा है। आपने जोगाराम पटेल, उनके वोट नहीं, उनको बुला रखा है। आपने इस तरीके की रचना, प्रेमचंद बैरवा दूदू से, जिनके खुद पंचायत के उपचुनाव हार गए, उप मुख्यमंत्री हैं, उनको वहां लगा रखा है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो एक इंपॉर्टेंट जो नरेश मीणा ने आरोप लगाया कि भाई धनबल और जनबल वाला, वो एक अलग विषय है प्रमोद जैन भाया का। लेकिन प्रमोद जैन भाया के इलेक्शन से ये साफ हो गया कि हाड़ौती में बीजेपी और कांग्रेस का एक कॉकटेल है, और इस कॉकटेल को कौन ब्रेकअप करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गाना चल रहा है, 2 बीघा बीच दिए तेरे साड़ी और श्रृंगार पे, वो हाल चल रहे हैं कि वहां जिस तरीके से पैसा बांटा गया है, तमाम आरोप लगते रहे, किस तरीके की वातावरण, अभी भी वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हाड़ौती, अब वसुंधरा जी के लिए एक इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में गलती की या जानबूझकर गलती की, ये उनको जवाब देना है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि जो कांग्रेस में भी स्थायीकरण कुछ नहीं है, लेकिन अंता की सीट जीतने के बाद प्रदेशाध्यक्ष के मामले में फैसला टल गया। लोग कह रहे हैं केसी वेणुगोपाल से सचिन पायलट की शिकायत की गई, जबकि सचिन पायलट 2 बार वहां गए। अब कह रहे हैं कि नया सिगुफा छोड़ा गया है कि अगला प्रदेश अध्यक्ष अशोक चांदना को बनाया जाए गुजर से, और सचिन पायलट को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। बिल्कुल। लेकिन दिलचस्प ये है ना कि अभी तक गुटबाजी के आरोप कांग्रेस पर बीजेपी लगाती थी, अब बीजेपी पर ये आरोप लग रहे हैं और कोई और नहीं लगा रहा, उन्हीं के वरिष्ठ विधायक लगा रहे हैं। डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, क्या आप भी जैमिनी साहब की बातों से इत्तेफाक रखते हैं कि यही वजह रही? सर मैं आऊंगी आपके पास, मुझे सबके पास जाने दीजिएगा, फिर मैं आपके पास आऊंगी। वरुण जी, क्योंकि हाड़ौती ये खुद गढ़ है बीजेपी का, चुनावी मैनेजमेंट में नंबर 1 बीजेपी कही जाती, माइक्रो मैनेजमेंट वाली पार्टी, प्रचार में जान फूंक दी, तो फिर कमी कहां रह गई? क्या ये अंदरूनी कलह ले डूबी? मनुराज जी, ये कोई संत समागमन नहीं है, राजनीति है, तो इसमें अप्स एंड डाउन्स, और सब अपने अपने दिमाग को भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ ना कुछ प्रयोग भी करते हैं। हाड़ौती का अभी का नहीं है उदाहरण, ललित चतुर्वेदी जी थे, भैरव सिंह जी थे, जब भी आपस में खींचतान रहती थी। फिर राजनीति का तो प्रिंसिपल ये तो अब इस चुनाव में अगर पत्र लिख के, जैसे कांग्रेस में लिखा करते थे पहले के जमाने में, आज ये पत्र क्यों लिखे जा रहे हैं? ये मूल
सारी पार्टियों में विकृति क्यों उत्पन्न हो रही है कि मूल कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है, उनको दरकिनार किया जा रहा है और नई नई भर्ती की जा रही है। उसके कारण से जो मूल स्वरूप है पार्टियों का वो चेंज होता जा रहा है। आप देखो वरिष्ठ नेता लोग कोई होते हैं, उनसे जो नए नए आते हैं उनसे बदतमीजियां करते हैं। भाई वो इसलिए करते हैं कि भाई आए नहीं, ऑफिस में नहीं आए, बीच में नहीं बोले, कुछ करें, वो अपनी अपनी किसी तरह से पकड़ बनाए। तो ये बहुत सा माहौल खराब हुआ है राजनीतिक व्यवस्था का। और ये इसलिए हुआ है कि जैसे अब मैं मोटा एग्जांपल दूं आपको जी, अभी मिथिलेश जी ने कहा कांग्रेसीकरण हो गया। जैसे मोदी जी की सरकार है, आधे जो सांसद है वो गैर भाजपाई पृष्ठभूमि के। अटल जी, अडवाणी जी का हमेशा मैं एग्जांपल इसलिए देता हूँ, उनके समय में प्योरिटी मेंटेन की जाती थी पार्टी की। कांग्रेस भी उस समय ऐसी चलती थी। आज ये तालमेल जो हो गया, जैसे क्रॉस ब्रीड की, जैसे सब एक दूसरी पार्टियों में आ रहे जा रहे, जिसको आयाराम गैराम संस्कृति कहते हैं, तो उससे जो मूल जो कार्यकर्ता है और मूल स्वरूप है पार्टी का वो नष्ट हो रहा है। और ये पीड़ा प्रताप सिंह जी सिंघवी ने उसकी व्यक्त की है। ठीक है चैलेंज जी, लेकिन ये कांग्रेस ऐसा करती तो समझ में आता है। G7 हमने देखा है ना, गुलाम नबी आजाद वाला, आप लगाते थे आरोप कि भाई यहाँ पर बात रखने का मौका नहीं मिलता, लेकिन बीजेपी तो अपने आप को डिसिप्लिन वाली पार्टी कहती है ना। पार्टी का पत्र सोचिए, एक विधायक का पत्र जो है वो मीडिया में वायरल है, उस पर अब सवाल उठ रहे हैं। आपने मौका दे दिया कांग्रेस को बातें बनाने का। चलें जी, मैंने मनोराज जी आपको बताया, उन्होंने प्रताप सिंघवी जी ने अपनी भावना को व्यक्त किया है, उनको जो महसूस हुआ उन्होंने कहा है। और अच्छी बात है, आंतरिक लोकतंत्र की बात है कि भाई हमारे पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है और किस तरह से वो अपनी बात रख सकते हैं और किस तरह से एड्रेस किया जाएगा उनका इशू, एड्रेस किया जाएगा, ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगी। मदन राठौर ने 14 नवंबर को यह बयान दिया था कि भाई सामूहिक है ये जिम्मेदारी हार की। बिल्कुल सामूहिक जिम्मेदारी ली है, क्योंकि हर नेता, हर कार्यकर्ता वहां लगा हुआ था। क्या हार के कारण है, इस पे विचार होगा, मंथन होगा। निश्चित तौर पर आप देखिए जो कमियां है उसको दूर करेगी। और भारतीय जनता पार्टी तो सतत विकास में लगी रहती है। आप देखिए किस तरह से हमने बिहार को जीता और कांग्रेस का वहां से सूपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस की विचारधारा खत्म होती जा रही है भारत में और हम अब आगे पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप देखिए ये एक हमारे लिए हो सकता है, हम इससे सबक लेके जो कमियां थी उसको दूर करेंगे। और हमने तो 8 उपचुनाव में से 5 जीते हैं, कांग्रेस तो 2 ही जीत पाई है और उसमें भी कांग्रेस तो प्रताप सिंह का आपने सुना फोटो, वो कह रहे कि अभी तक तो पहुंचा ही नहीं होगा नड्डा साहब के पास। मदन राठौर को भी मैंने अपनी बात रख दी, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो वाकई क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस तो लगातार मीडिया भी सवाल करती रही, आप लोग भी सवाल करते रहे कि निकलती है तलवार लेकिन बिना किसी एक्शन के फिर वापस चली जाती है। तो ये कहीं आपके यहाँ स्थिति तो नहीं आने वाली? चलें जी। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए हमारी पार्टी में कोई भी बात रखी जाती है, उस पर गहनता से विचार किया जाता है, उस पर अमल किया जाता है और आगे उसमें सुधार किए जाते हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और आपने देखा है कि किस तरह से हम जिस भी कार्यकर्ता या वरिष्ठ नेता या नेता जनप्रतिनिधि को दायित्व दिया जाता है, वो दायित्व जाके वहां निभाता है। अब किसकी कहां जरूरत है ये पार्टी संगठन तय करता है। सरकार अगर हमारी है तो सरकार के साथ समन्वय बिठाकर तय किया जाता है। तो निश्चित तौर पर आप देखिए अंता मांगरोल की जनता को जो काम देने हैं, जो हमने उनसे वादे किए हैं, जो वहां बजटीय प्रावधान निश्चित तौर पर पूरे होंगे। आप पर नरेश मीणा साथ ही बीजेपी दोनों आरोप लगा रही कि धनबल की वजह से जीते हैं प्रमोद जैन भाया। देखिए सरकारी मशीनरी भाजपा की तरफ से लगी हुई थी और ये प्रताप सिंह जी वाली चिट्ठी 7 नवंबर की है। आज उनकी पीड़ा समझिए, वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास चिट्ठी पहुंची भी है कि नहीं पहुंची है। तो आज एक 7वीं वार के विधायक को भी अपनी पीड़ा राहुल गांधी जी मीडिया में आके व्यक्त करनी पड़ रही है। राहुल गांधी जी की कितनी बड़ी पीड़ा है। बिहार कोई लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही चल रही है। राहुल गांधी जी पूरी तरीके से तानाशाही चल रही है इनके, पूरी तरीके से इनके यहाँ पे तानाशाही चल रही है। और भाजपा के अंदर ना लोकतंत्र है और ना इनकी लोकतंत्र में रुचि है, ना ये संविधान को मानते हैं। पूरी तरीके से ये लिटमस टेस्ट था इस सरकार का। 2 साल होने को आए हैं, 1 महीने बाद 2 साल पूरे हो जाएंगे। ये सेमीफाइनल था और आप 2028 में फाइनल देख लेना। क्यों गुस्सा हो रहे हैं? 2028 में आप फाइनल देख लेना। पूरी तरीके से हम तो कह रहे हैं ना कि ये सरकार कहीं चलती हुई नजर ही नहीं आ रही। ये सरकार कहीं चलती हुई नजर नहीं आ रही। ये हालत खराब हो रही है तो बीच में बोल रहे हैं। इनको पूछिए कि सुन लीजिए पूरी बात सुन लीजिए। आपकी सरकार पूरी तरीके से फेल है। अंता की जनता ने आपको हरा के भेजा है। तो देखिए यही स्थिति है। अंता के नतीजे सामने आ चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो थम नहीं रहा है। और इसी के साथ आज की फाइट में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।